कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। हम बस मैंने अब एक ही तैयार किया है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है। तो फिर उसके बाद उनकी आगे बातें करेंगे, इसलिए वो उनको क्या पता कि भाई यहाँ स्टेट जरूरी है या नहीं जरूरी, अब परिवार जरूरी है या नहीं जरूरी है। रविंद्र रैना साहब तो समझते हैं, मैं समझ सकता हूँ ना कि परिवार में क्या क्या होता है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, एक स्टेट बन जाए उसके में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। रविंद्र रैना साहब वो खुद ही बोलता मैं फ़कीर हूँ, तो फ़कीर क्या जाने, तो इसलिए फ़कीर को बोलो तो काम कर, अपना मस्त है, अपनी मस्ती में रहो। मैंने कहा ना ये प्रॉपर्टी टैक्स है, क्यों नहीं बीजेपी के लीडर इस पर बोल रहे। आज आपके प्लाजे लगे हैं, टोल प्लाजे लगे हैं, क्यों नहीं बीजेपी के लोग इस पे बोल रहे। आज ये बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं बीजेपी के लोग बोल रहे। वो दूसरे इश्यूज पे क्यों जाते हैं। यूटी को मारो गोली यार, आपने बना दी, वो दिल्ली में बनाई, आपने क्या बनाई, आपको तो पूछा भी नहीं गया। 370 में बोलते हो, बार बार बयान देते हो, क्यों देते हो भाई, आपको पूछ के तोड़ा गया, आपको तो पूछा ही नहीं। आप तो यहाँ जब जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ तोड़ी गई थी, ये तो यहाँ से खुशी खुशी वहाँ मीटिंग करने गए थे, वहाँ आगे जाकर उन्होंने फटका पकड़ा दिया अमित शाह साहब ने। उन्होंने कहा भैया कल सुबह तुम्हारी सरकार, जाओ बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि तुमने सपोर्ट विड्रा कर ली। इनको तो वहाँ तक पता ही नहीं था। ये तो वहाँ से जब वापस गए, यहाँ से गए सरकारी गाड़ियों में, वापस आए बेचारे तो प्राइवेट गाड़ियों में। तो इनको जिनको ये नहीं पता कि सरकार टूट रही है नहीं, इनको कौन पूछ रहा है। तो लिहाजा मैं बीजेपी, अब नौशहरा की सीट जो हमने निकाली है डीडीसी की, वो समर्थन नहीं है क्या, वो भी तो हिंदू बेल्ट से मैंने निकली है ना, हमारा बंदा जीता है। हमने एक ही डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के अंदर एक सीट पर इलेक्शन लड़े, बाकी दो पर हम लड़े नहीं, एक पर लड़े, एक को हमने जीत लिया। तो अब ये छोटी बात थोड़ी है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो एमएलए रहा और आज वहाँ से पीडीपी जीत जाए, इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए। तो इसलिए जो 6 की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें से 6 में से आप देख लें कि उनके मोहल्ले में भी उनको जानता है, कोई नहीं जानता। तो छोड़ के मुझे बताएं, बाकियों को जो जिनके आप नाम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उनको बीवी भी उनको वोट डालेगी, उनको मोहल्ले वाले कोई छोड़ के नहीं गया। आपके सीनियर लीडर मुझे कहाँ से, मुझे बताओ ना, छन्नी जहाँ वो रहता है ना, जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं या पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जाके पीडीपी का देखो उस पोलिंग स्टेशन से कितने वोट मिलते हैं। उसके बाद आके मुझे आप बताना कि क्या वो आप उसको सीनियर मानते हो या जूनियर मानते हो। इसलिए नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के साथ ही जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस पर सबसे ज़्यादा असर जो है वो पीडीपी पार्टी पर पड़ा है। पीडीपी के अंदर जो अंतर्कलह चली, जिसके चलते बहुत सारे लीडर जो है पीडीपी के साथ किनारा कर दिया। पिछले दिनों देखा महबूबा मुफ्ती ने अब रूठे हुओं को फिर मनाने के लिए एक जम्मू का पूरा दौरा किया। इस समय कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो लोगों से मिल रही हैं, पार्टी वर्करों से मिल रही हैं। क्या कुछ चल रहा है पीडीपी के अंदर, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व एमएलसी और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख। शुक्रिया शुक्रिया। अंतर्कलह खत्म हो गई पार्टी के अंदर या अभी भी अंतर्कलह जो है वो चल रही है? मुझे नहीं समझ लगती कौन सी अंतर्कलह है, हमें तो कोई दिखी नहीं अंतर्कलह, ऐसी वो है ही नहीं है। बाकी रही डिफरेंसेस हर पार्टी में होते हैं, हर लोगों की, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, सियासत नाम ही इसी का है। तो उसमें अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसमें कोई बंदा कुछ बात रखता है तो वो रखे। लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी तब भी यूनाइटेड थी, आज भी यूनाइटेड है और हमेशा यूनाइटेड रहेगी। और पार्टी में कोई इनर फाइटिंग नहीं, कोई अंतर्कलह नहीं, मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं। लेकिन कई सीनियर पार्टी, जिस तरह से धारा 370 हटा, उसके बाद क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद हमने देखा कि कई सीनियर पार्टी जो मंत्री पद पर भी रहे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कर दिया। यानी कि जब पार्टी अच्छे समय में थी तब तक तो साथ थे, अगर पार्टी बुरे समय पे आ गई है तो एक साथ छोड़ दिया, किनारा कर दिया। तो लगता है कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिस्ट अप्रोच जो है कुछ पार्टियों की थी पार्टी के अंदर। नहीं रमन जी, देखिए सियासत है, सियासत में ना सदा कोई दोस्त है ना सदा कोई दुश्मन है, और इसका बेसिक फंडा ही यही है। और आज कोई जाता है कल वापस भी आता है, अगर इधर से कोई 4 जाते हैं 10 उधर से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आज रियासत के अंदर पॉलिटिकल लोगों का कहीं स्पेस ही नहीं है। आज ये आना जाना अलग बात है, बट क्या आज पॉलिटिकल लोगों को वो स्पेस मिल रहा है, अपनी बात रखने का वो एक मौका मिल रहा है? क्या उनको हक है, आईनी हक है कि वो अपनी प्रोटेस्ट कर सकें या अपनी बात रख सकें या लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ कर सकें? मुझे नहीं लगता कि आज पार्टी छोड़ना तो अलग बात है, बट पॉलिटिकल प्रोसेस को ही यहाँ पे स्पेस नहीं है आज जम्मू कश्मीर रियासत में, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर स्पेस हो तो फिर लोगों को आप बात रखने का हक दें।
आज देखें, आप जब भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन ही नहीं देगी। भाई प्रोटेस्ट अगर यहाँ पे महंगाई हो रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, या आपकी दालें महंगी हो रही हैं, या आपका मतलब कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, या कोई भी जैसे बेरोजगार बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, डेली वेजर जो सड़कों पे है अपने रेगुलाइजेशन के लिए। कल ही आप देखें पीएचई का एक डेली वेजर जो है वो सुसाइड कर गया क्योंकि उसको तनख्वाह ही नहीं मिली। और आज 15-15 महीनों से जब आप तक वेजेज ही नहीं देंगे एक मुलाजिम को जो काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो ये आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी। आज जब रियासत में आप जो कहते हैं ये अच्छे दिन हैं, तो फिर अच्छे दिन हैं तो फिर ये सुसाइड क्यों हुआ? एक बच्चे ने, एक नौजवान ने, डेली वेजर ने पीएचई के अंदर क्यों सुसाइड किया? ये भी मैटर ऑफ इंक्वायरी है। तो लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि आज इस रियासत में सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आपको पॉलिटिकल लोगों को एक स्पेस देना पड़ेगा, उनको बात रखने के लिए एक मौका देना पड़ेगा। आपने पीछे देखोगा, मैडम रजौरी पुंछ के टूर पे थी। जब रजौरी पुंछ के टूर पे हम गए तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मैडम को अलाउ ही नहीं किया डाक बंगले के अंदर वर्करों को मिलने के लिए। ये कितना बड़ी हैरानगी की बात है। मैडम कोई एंटी नेशनल तो थी नहीं, महबूबा मुफ्ती कोई एंटी नेशनल तो थी नहीं। मैडम महबूबा मुफ्ती एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद वो दूसरी बात के साबका चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको आप और प्रोटेक्टिव दें, एसएसजी कमांडो हैं उनको मिले हुए। तो आप जब इतनी हाईली प्रोटेक्टेड लीडर हो तो उसको आप एक डाक बंगले के अंदर वर्करों से मिलने के लिए जगह नहीं देंगे, तो इससे बड़ा आपको एग्जांपल क्या चाहिए कि क्या पॉलिटिकल लोगों को स्पेस मिल रहा है इस रियासत में? कहा कि जिस तरह से मैडम एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन उनकी बातें तो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल की तरफ ही इशारा करती हैं। ये कैसे, कौन सी बातें आप कहते हो? वो तिरंगे के खिलाफ कुछ बोलती हैं, अगर वो कहती हैं कि हमारे तिरंगे, अगर यहाँ धारा 370 35 को हटाएगा कोई या हाथ लगाएगा उस वक्त, तो हम तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तो देश का अपमान नहीं होता? देखिए, मैं आपको बोलूँ ना, मैडम जब बात रखती है तो उसको आप गलत इंटरप्रिटेट करता है मीडिया। कैसे? देखिए, मैडम ने जब तिरंगे की बात की, आप देखें पीडीपी ऑफिस के बाहर आपने देखा 26 जनवरी को तिरंगा लहराया गया, नहीं लहराया गया? आज भी देखें तो यहाँ तिरंगे बाहर है नहीं है। बात तिरंगे की नहीं है। हम एक बात कहते हैं कि जो यहाँ का झंडा था, स्टेट का झंडा था, वो किसने दिया था? महबूबा जी ने तो नहीं दिया था, मुफ्ती साहब ने तो नहीं लिया था, या पीडीपी ने तो नहीं दिया था। वो हिंदुस्तान के आइन ने दिया था। वो हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ दूसरा तिरंगा था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं महबूबा जी गलत बोलती है, उन्हीं को पूछिए कि जब 3 साल आप सरकार में रहे तो जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर थे उनकी गाड़ियों के साथ, तिरंगे के साथ नेशनल फ्लैग भी, स्टेट फ्लैग भी लगता था, तो उसमें इन्होंने क्यों नहीं वो स्टेट फ्लैग उतारा? तो इसलिए उसमें इन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया वो फ्लैग? तो इसलिए आज जब सरकार आपके पास नहीं है, वोट बैंक की राजनीति के लिए आप ये एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो इसलिए मैडम का कहीं नहीं, हमें मैडम ने कभी नहीं, कितनी मेरी रैलियां आप देखें जो निकलती हैं उसमें हर रैली में तिरंगे होते हैं, तो मुझे तो मैडम ने कभी नहीं कहा कि हम तिरंगा क्यों फहराएंगे। बाकी लगता है कि जो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे एक आम लोगों को, जो आम जनता जो थी, उसको ठेस पहुंचा, उसके दिल को ठेस पहुंचा। मैंने कहा ना, वो मीडिया ने गलत इंटरप्रेट किया है। नहीं सुनिए, हम आप दिखा रहे थे, लेकिन उसकी भी तो आगे उसको एक्सप्लेन करने का मौका तो देना चाहिए ना। अब आप मुझे कहेंगे यस या नो, मैं कहूँ हाँ जी यस, तो यस के आगे आप मुझे एक्सप्लेन ही ना करने दें। जब मैं यस कहता हूँ उसके साथ एक्सप्लेन भी तो करने दें ना। तो जब आप एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देंगे, क्या महबूबा जी को मीडिया ने आगे एक्सप्लेन करने का मौका दिया? नहीं दिया। अगर दिया होता तो ये नौबत ना आती। इसलिए अब मैडम बात करती है, आप लोग ये भी कहते हैं मैडम क्यों कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करो? बीजेपी के लोग कहते हैं क्यों मैडम कहती है, महबूबा जी क्यों कहती है पाकिस्तान से बात? भाई हम थोड़ा कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हम कौन सी बात रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर कौन थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का रास्ता दिखाया। वो हुकूमत बना के उन्होंने बनाई, यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी। वही अटल बिहारी वाजपेयी जब कश्मीर में आए थे, उन्होंने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दिल्ली से लाहौर बस लेके गए थे। उसके पीछे पाकिस्तान ने क्या किया वो सब जानते हैं। सुनिए, आप पाकिस्तान को छोड़िए ना, पाकिस्तान को थोड़ा डिस्कस करेंगे। नहीं सुनिए, मैं एक चीज, मैं महबूबा जी के बयान की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कहीं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। नहीं, आप सुनिए ना, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। मैं तो जब महबूबा जी ये बात बोलती हैं तो ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा। तो अगर आप इस बयान को महबूबा जी को एंटी नेशनल समझते हैं तो फिर तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी एंटी नेशनल थे। क्यों? इसी पे कह रहा हूँ कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर में बस लेकर गए एक शांति समझौता करने
के लिए गए, उसके पीछे अगर कुठाराघात होता है और कारगिल जैसा युद्ध हम पर थोप दिया जाता है, तो फिर ऐसे देश के साथ बार बार बातचीत कई बारी कोशिशें हुई। आगरा समिट हुआ, जब इस कारगिल युद्ध के बाद आगरा समिट हुआ, उसमें भी कोई बातचीत नहीं निकला। तो एक ही राग बार बार आलापना कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बात किए बिना हम लोग नहीं जी सकते क्या? आप बताएं क्या हाल है फिर इसका। सैनी साहब, मैं एक बॉर्डर स्टेट से रहता हूँ, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंजोंसी बॉर्डर है, मेरी रिश्तेदारी पूरी बॉर्डर में, नौशहरा के अंदर। हम जानते हैं कि बॉर्डर के लोगों को आज 2014 से लेकर 2021 तक कितनी परेशानियां हैं। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पर आई। हम यहाँ बैठ के यहाँ गांधीनगर में, जम्मू शहर में तो डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान से क्यों बातचीत करें, बट उस बॉर्डर के बच्चे को पूछा जिसका घर टूट रहा है? उस बॉर्डर के बच्चे को कभी आपने पूछा कि जिसकी पढ़ाई तबाह हो रही है? उसको कोई नहीं पूछ रहा। नौशहरा में मैं कई बारी जब गया, लोगों से बातचीत की, सरपंचों से बातचीत की, वो कहते हैं यहाँ तो मुंह तोड़ जवाब देने की बात जरूरत है। कौन कहते हैं जी? मैं खुद उस कंजोंसी को मैं कह रहा हूँ आपको। जो लोग मैंने 28,000 वोट लिया हुआ है। अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। मैं एक्स लेजिस्लेटर हूँ, अगर कोई बात कह रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो चंद लोग उठते हैं वैसे मीडिया में खुश करने के लिए बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं। रही बात कि 7 साल हो गए ना आपको, 7 ईयर्स हो गए ना, 7 ईयर्स में फिर पाकिस्तान को सुधार दो ना भैया। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद क्या हुआ? आप कहते हो ना क्या हुआ? पाकिस्तान हरकतें करता है, नो डाउट, बट 2002, 3, 4 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 3 में 4 में गए थे, उसके बाद से मुझे बताएं 2014 तक क्या एक गोला भी बॉर्डरों पे चला था? बॉर्डरों पे शांति तो रही थी ना। कम से कम लोगों ने अपने मकान, आपने अगर बॉर्डरों में आप गए हैं, आपने देखा कि लोगों ने कितने वेल फर्निश्ड मकान बनाए हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे मकान वहाँ फौजियों ने बनाए हुए हैं। लेकिन जब एक गोला पड़ता, पूरा पूरा का मकान वहाँ तबाह हो जाता है। सुनिए नहीं यार, आप मुंबई को छोड़ो नहीं यार, एक आधा अटैक होता है, उसको गोली मारिए, उसको हल आप जवाब दीजिए ना। लेकिन सुनिए ना, उसको अलग मत करिए ना। आप बॉर्डर के लोगों को, पूरी एक पॉपुलेशन सफर हो रही है, आप उसको ले देखिए ना। आप एक जगह अटैक हो, चलो बॉम्बे में अटैक हो गया, एक पर्टिकुलर जगह में हुआ ना, पूरा पूरा बॉर्डर तो नहीं ना अटैक हो रहा। आप उस बात को समझने, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। बदकिस्मती हमारे बॉर्डर के लोगों की ये है कि उनको समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। सिर्फ अपनी व्यू पॉइंट, अपनी बात को आप लोग बढ़ाते हैं, लेकिन आम लोग जम्मू में सोचते हैं शायद यहाँ भाई रमन जी बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन चौधरी गलत बोल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कह रहा हूँ आपको, मैं भी एक हिंदू हूँ भैया, मुझे भी अपना धर्म प्यारा है, मुझे भी अपना देश प्यारा है, मुझे भी, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मुझे भी तिरंगा प्यारा है, मुझे भी हिंदुस्तान का आइन प्यारा है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे बच्चों को अमन भी चाहिए। जब गोले चढ़ते हैं ना, ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जब गोले वहाँ चलते हैं नौशहरा के अंदर या बॉर्डरों के ऊपर जहाँ भी चलते हैं, एक रात वहाँ निकाल के देखो। ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जिस तरह से आपके सीनियर लीडर पार्टी छोड़ कर गए, उसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? क्या किसी की कॉन्स्पिरेसी थी या अपनी मर्जी से वो लोग छोड़ कर गए? देखिए, मैंने कहा ना आपको, पहले कह दिया कि सियासत में ना सदा कोई दोस्त है, ना सदा कोई दुश्मन है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो इसलिए ये आते जाते लोग रहते हैं। आप, ये एक वक्त था कि जो आई कांग्रेस के लोग हैं सारे बीजेपी में गए हैं, तो कल वो बीजेपी वाले कई वक्त कांग्रेस में आते हैं, तो ये चलता है। ये नहीं, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा था कि महबूबा जी का कई बार बयान आ चुका है कि बीजेपी जो है हमारी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए वो हमारे कई सारे केसेस जो हैं, चाहे सीबीआई के थ्रू, चाहे बाकी एजेंसीज के थ्रू, उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और पार्टी से छोड़ने की जो है। देखिए, महबूबा जी ने ये बयान दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब इसका सुनिए ना मेरी बात। अगर महबूबा जी ने, मेरे लीडर ने अगर कोई बयान दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। तो अब अगर मेरे लीडर ने कोई बयान दिया है तो मैं उसको कैसे कंट्राडिक्ट कर सकता हूँ? तो लिहाजा नहीं, कुछ बात होगी तो अगर कोई बात, अगर आप घर के अपने हेड हैं तो आपके परिवार में कुछ हो रहा है, तो अगर आप बयान देते हो तो कल आप उसको अपने बच्चे को पूछोगे भाई ठीक है नहीं है रमन जी, ये ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, तो वो बात ही नहीं है। अगर आप कोई बात कह रहे हैं अपने परिवार को देख के तो वो ठीक सोच के समझ के कह रहे होंगे। तो महबूबा जी एक सुलझी हुई लीडर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनके फादर होम मिनिस्टर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के, तो वो एक सुलझी हुई फैमिली है, वो जानती हैं, समझती हैं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मुफ्ती परिवार जो है वो एक देशभक्त परिवार है। मुफ्ती मोहम्मद सईद अगर देशभक्त था तो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना था। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ऐसा ही कोई आरा गहरा नतू गहरा नहीं बनता, सोच समझ के बनाया जाता है। तो लिहाजा महबूबा जी का जो बयान आया है वो बयान सोच समझ के आया है। मैं उसमें आपको क्या कहता हूँ, और इस पर अगर आपको ज़्यादा कोई इसमें जानना है तो ये महबूबा जी जब जम्मू आएंगी आप उनसे पूछें, आज ज़्यादा अच्छा जवाब आपको मिल जाएगा। कहा कि धारा 370 और 35A को जिस तरह से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश नहीं हैं और चुनाव में इसका जो है जवाब मिलेगा। अभी हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे जम्मू में तो कुछ हो रहे हैं। क्या है,
आप मुझे बताएं कौन से नतीजे आए। 288 टोटल सीट थी, उसमें से 75 ओनली बीजेपी ने जीती हैं। तो क्या नहीं, सुनिए ना, देखिए बात पार्टी बन के उभरना अलग बात है, मैंडेट देखिए क्या है, क्या लोग सेटिस्फाइड हैं, क्या लोग, जैसे अब कालाकोट है, कालाकोट में एमएलए बीजेपी का जीता था, तो आज एक सीट भी वहाँ से कालाकोट से डीडीसी की एक सीट भी नहीं जीती बीजेपी ने। तो फिर डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर वहाँ बीजेपी के 2 सीनियर लीडर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी वहाँ से है, उसके बावजूद भी गुपकार का वहाँ डीडीसी का चेयरमैन बन गया है। तो इससे बड़े और एग्जाम्पलें मैं कितनी दूँ, इसलिए बड़ी एग्जाम्पलें हैं मेरे पास। तो ऐसी बात नहीं है। रही बात कि लोग पीडीपी को उतना समर्थन क्यों नहीं मिला? सुनिए मैं नहीं, देखिए पीडीपी को अब जम्मू में पहले ही आप देखें, आप ये मत कहें नहीं मिला। अब नौशहरा की सीट जो हमने निकाली है डीडीसी की, वो समर्थन नहीं है क्या? वो भी तो हिंदू बेल्ट से मैंने निकली है ना, हमारा बंदा जीता है। हमने एक ही डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के अंदर एक सीट पर इलेक्शन लड़े, बाकी दो पर हम लड़े नहीं, एक पर लड़े, एक को हमने जीत लिया। तो अब ये छोटी बात थोड़ी है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो एमएलए रहा और आज वहाँ से पीडीपी जीत जाए, इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? तो इसलिए मैंने कहा ना रमन जी, ये बातें ये नहीं है। जब असेंबली इलेक्शन आएगा आप देखना रिजल्ट क्या होगा, उसमें हालात कुछ हों। ये छोटा इलेक्शन है डीडीसी का, यहाँ कुछ लोग इंडिविजुअल भी हैं जो इंडिविजुअल्स को खुद अपने नाम पे वोट मिलता है। लेकिन जब नौशहरा की जो सीट है उस पर तो सुरेंद्र चौधरी की जीत हुई है, ना कि पीडीपी की जीत हुई है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, सुरेंद्र चौधरी पीडीपी है तो ऑटोमेटिक आपकी अपनी छवि के ऊपर ही जीत हुई है वो। नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मेरी छवि है, ये आप पीडीपी के नाम पर तो वोट नहीं दिया। मैं लीडर तो पीडीपी का हूँ ना, वर्कर तो पीडीपी का हूँ ना। जम्मू में करीबन आपके 6 बड़े जो मेंबर्स थे पीडीपी के, जो फाउंडर मेंबर में से थे, उन्होंने एक पार्टी का किनारा कर लिया। उन्होंने बोला भैया हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं, इस भाषा के साथ हम जम्मू में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे बोलेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप जम्मू के 6 लीडर मुझे नाम तो बता दो कौन कौन से, मुझे फिर मैं वेद महाजन जी पहला नाम। अच्छा, सरदार आपके जो आपके राज्यसभा रहे, ठीक है। दूसरा एक और उनके साथ जो 3 लोगों ने एक साथ ही दिया था, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, 3 ही आए थे। उसके बाद 3 और लोगों ने जो है इस्तीफा दिया। जो 6 की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें से 6 में से आप देख लें कि उनके मोहल्ले में भी उनको जानता है, कोई नहीं जानता। हाँ, एक तो लोक सिंह बाजवा है जो मास लीडर है, उसको आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं। वो किसान लीडर है, एक सीनियर लीडर है, मास लीडर है, पार्टी रहा है, और तो लोक सिंह बाजवा का मेंबर पार्लियामेंट रहा है। एक उसको छोड़ के मुझे बताएं बाकियों को, जो जिनके आप नाम गिन रहे हैं, मुझे नहीं पता उनको बीवी भी उनको वोट डालेगी, उनको मल्ले वाले भी, उनके पोलिंग स्टेशन जहाँ से वो लीडर आप कहते हो ना कि वहाँ से पीडीपी के। मैंने सुनिए मैं आपको ये बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहा हूँ रमन जी। अगर आपने ये बार मैं एक बात को ये ख़त्म करना चाहता हूँ, जो जम्मू में सीनियर लगाए ना आपने, हर मीडिया वाला कहता है जो उस जम्मू के सीनियर लीडर छोड़ गए, एक तो लोक सिंह बाजवा को छोड़ के कोई छोड़ के नहीं गया। मुझे कहाँ से, मुझे बताओ ना, छन्नी जहाँ वो रहता है ना, जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं या पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जाके पीडीपी का देखो उस पोलिंग स्टेशन से कितने वोट मिलते हैं। उसके बाद आके मुझे आप बताना कि क्या वो आप उसको सीनियर मानते हो या जूनियर मानते हो। इसलिए आप छोड़िए, इसको मैं तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जितना आपको बता दिया, क्योंकि मैं इसको आज ये आप पहले चैनल हो जिसको मैंने ये खुल के बात बोली है। अदरवाइज मैं हमेशा उनके टॉपिक को छोड़ जाता था, लेकिन मैं इस टॉपिक को बंद करना चाहता हूँ। हाँ, तो लोक सिंह बाजवा उसके जाने से नुकसान हुआ, इस बात चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन बाकियों की उनको पूछना कभी बीवी ने वोट डाला पीडीपी को, ये मैं बहुत बड़ा सवाल आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूँ। अब जिस तो लाइक माइंडेड ही है, इसलिए इशू हमारा एक ही है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी बनाई है उसको स्टेट बनाना है। जैसे बाकी स्टेटों को आपने, जैसे हिमाचल वगैरह को आपने स्पेशल स्टेटस दिया, वो स्पेशल स्टेटस हमें भी चाहिए। तो इसलिए हम कहाँ, मतलब हमारा एजेंडा कुछ और है। हमारा एजेंडा सुनिए की बात से जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 और 35 मुद्दा नहीं रह गया, स्टेटहुड और 371 जो डोमिसाइल है वो एक मुद्दा है। हम 370 पे हैं, हमारी पार्टी का आज भी है कि हमने 370 वापस लेना। जनाब, जब देश 200 साल गुलाम रहा अंग्रेज़ों के नीचे, तो आपने सोचा था कि कभी देश आज़ाद होगा? लेकिन कभी अंग्रेज़ों का सूरज अस्त होगा? लेकिन एक दिन अंग्रेज़ों का सूरज अस्त हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। इसलिए बात वो नहीं, हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। हम विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके, हम यहाँ पे हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिमाग में बसता है। उस हिंदुस्तान को हम बहुत प्यार करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर रह के हम अपना जो हमारा स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर रियासत को बहाल करेंगे और इसको दोबारा से यूटी से स्टेट बनाएंगे। ये हमारा हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, और इसी पे गुपकार लाइन्स है। ये जम्मू कश्मीर रियासत आज हालात क्या देखें ना आप,
रोज़ जम्मू के अंदर मिलिटेंट पकड़े जा रहे हैं। ये पहले तो नहीं थे ना जनाब। आप खुद कह रहे हैं ना कि भाई हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तो फिर जम्मू में मिलिटेंट कहाँ से आ गए? आपका क्राइम कितना बढ़ गया है। शरेआम एक एसएचओ को बिश्ना के अंदर उस भगवान उसकी उम्र लंबी करे, एक मरा नहीं, अथवा मारे बगैर छोड़ा भी नहीं गया उसको। आपके सामने हुआ ना। ये आज तक कभी एसएचओ पे ऐसे अटैक नहीं हुए थे, पुलिस वालों पे ऐसे अटैक नहीं हुए थे। मिलिटेंट करते थे बट आम पब्लिक नहीं करती थी। ये क्या निशानियाँ हैं? ये दर्शा रहा है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर एक वीक गवर्नमेंट है। वो वीक इस कारण है क्योंकि उनकी कमांड दिल्ली के पास है। उनका कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर में वो नहीं ले सकते जब तक दिल्ली से अप्रूवल ना आए। और इसलिए यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत में वो सरकार चलेगी जिसके पास पावर अपनी जेब में हो। ये ना हो कि दिल्ली से अप्रूवल आए, वहाँ से डिक्टेशन आए, फिर जाके वो काम यहाँ पे करें। ये डिक्टेशनों से चलने वाली सरकार यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ वही सरकार चलेगी जो खुद के फैसले खुद यहाँ बैठ क्या जिस रविंद्र रैना से जब पूछा जाता है कि कब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस मिलेगा, तो वो कह रहे हैं कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यूटी है, बेहतर शासन चल रहा है, बेहतर प्रशासन चल रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, अभी हमें स्टेटहुड की ज़रूरत नहीं है। इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? बस मैंने अब एक ही तैयार किया, रविंद्र रैना साहब को बस मैंने शादी करवानी है, तो फिर उसके बाद उनकी आगे बातें करेंगे। इसलिए वो उनको क्या पता कि भाई यहाँ स्टेट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, अब परिवार ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। रविंद्र रैना साहब तो समझते हैं, मैं समझ सकता हूँ ना कि परिवार में क्या क्या होता है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। एक स्टेट बन जाए उसके में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। रविंद्र रैना साहब वो खुद ही बोलता मैं फ़कीर हूँ, तो फ़कीर क्या जाने। तो इसलिए फ़कीर को बोलो तो काम कर, अपना मस्त रहे, अपनी मस्ती में रहो। बाकी यह है कि जम्मू कश्मीर रियासत के लोग परेशान हैं, इसमें दुखी हैं। आपके सामने किसान परेशान है, आपके सामने ट्रांसपोर्टर परेशान है, टूरिज़्म जम्मू कश्मीर का ख़त्म हो गया है, आपका इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, आपका छोटा बिजनेस में ख़त्म हो गया, आपके रेडी फड़ी खोखे वाले ख़त्म हो गए हैं। आज आपका जो डेली वेजेस है वो सड़कों पे है, आपका बेरोजगार बच्चा रोजगार के लिए तड़प रहा है। इन इश्यूज़ पे बात करिए। इसलिए रविंद्र रैना साहब को थोड़ा सा है कि अपने आप को, मैंने पहले भी एक बार दो बार कहा है कि ये जो जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, इस कुर्सी पे बहुत बड़े कदावर लीडर बैठे हैं पहले बीजेपी के, चाहे प्रोफेसर चमलाल गुप्ता थे, दयाकृष्ण कोतवाल साहब से, बेद विष्णु साहब से, ये अशोक गुजरिया साहब जैसे लीडर यहाँ बैठे रहे हैं। मतलब काफ़ी शमशेर सिंह मनास जैसे लीडर यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हैं। तो इसलिए उनको जो बोलना है सोच समझ के, लेकिन क्योंकि लोगों के इशू हैं, मैंने कहा ना ये प्रॉपर्टी टैक्स है, क्यों नहीं बीजेपी के लीडर इस पर बोल रहे। आज आपके प्लाजे लगे हैं, टोल प्लाजे लगे हैं, क्यों नहीं बीजेपी के लोग इस पे बोल रहे। आज ये बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं बीजेपी के लोग बोल रहे। वो दूसरे इश्यूज पे क्यों जाते हैं। यूटी को मारो गोली यार, आपने बना दी, वो दिल्ली में बनाई, आपने क्या बनाई, आपको तो पूछा भी नहीं गया। आप इसको 317 बोलते हो, बार बार बयान देते हो, क्यों देते हो भाई। आपको पूछ के तोड़ा गया, आपको तो पूछा ही नहीं। आप तो यहाँ जब जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ तोड़ी गई थी, ये तो यहाँ से खुशी खुशी वहाँ मीटिंग करने गए थे। वहाँ आगे जाकर उन्होंने फटका पकड़ा दिया अमित शाह साहब ने। उन्होंने कहा भैया कल सुबह तुम्हारी सरकार, जाओ बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि तुमने सपोर्ट विड्रा कर ली। इनको तो वहाँ तक पता ही नहीं था। ये तो वहाँ से जब वापस गए, यहाँ से गए सरकारी गाड़ियों में, वापस आए बेचारे तो प्राइवेट गाड़ियों में। तो इनको जिनको ये नहीं पता कि सरकार टूट रही है नहीं, इनको कौन पूछ रहा है। तो लिहाजा मैं बीजेपी के लोगों को ये कहूँगा, और खासकर जो पब्लिक है उनको भी कहूँगा कि बीजेपी के लोगों को, जो लीडर आपके पास आते हैं या वर्कर आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, उनको कहिए कि क्या आज दालें महंगी हो गई हैं, इस पर बात क्यों नहीं बोलते आप। आज आपका पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आज और 25 पैसे और बढ़ गया है, तो इस पर क्यों नहीं बोलते आप। बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं बोलते आप। टोल प्लाजों के ऊपर क्यों नहीं बोलते। आज बॉर्डर के लोगों के बेरोजगार बच्चों की जो बटालियाँ भर्ती करनी थी, वो बटालियों की भर्ती आज तक नहीं हुई, उस पर क्यों नहीं बोलते। बंकरों वजह से नौशहरा की सीट हारी है रविंद्र रैना ने। मैंने नौशहरा में, आप बार बार मैं नौशहरा की डिस्कस, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। तो इसलिए आज खाली नौशहरा नहीं, पूरे मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो हर जगह आदमी परेशान है, और खासकर मैंने कहा ना बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरा अपना खुद का बेटा है, इसमें पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको रोजगार चाहिए। अगर मैं ये महसूस कर सकता हूँ, ये चीज़ रविंद्र रैना नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि उसके घर में शाम को जब बच्चा आएगा तो उसको करेगा ना। तो इसलिए अब रविंद्र रैना के जो भाई हैं उनको पूछिए, जिनके घर बच्चे हैं, वो तो, क्योंकि जब उनके बच्चे घर में आएंगे परेशान हो। लड़की देखी कोई उनके लिए? मैंने रिश्ता बताया था रविंद्र रैना साहब को, पूछ लेना कभी, कहना चौधरी साहब कहता मैंने रिश्ता बताया था, तो वो उसको पता है मैंने क्या रिश्ता बताया था। तो लिहाजा छोड़िए, उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं उस पर जाता। लेकिन है कि ये मजाक है। तो मैंने तो एक बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में जोरी कहा था कि भाई सबसे पहले एजेंडा हमारा यह है कि रैना साहब की पहले शादी कराते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये बातें अलग हैं, चलो ये लाइटर मोड पे है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। उनको लोगों के जो मसले हैं, जिस जम्मू सूबे के साथ रमन जी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, 75 साल से हुई है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने की हैं, चाहे वो दिल्ली की हैं चाहे जम्मू कश्मीर रियासत की हैं। आज वक्त आया है
और क्योंकि बीजेपी के लोगों को यहाँ से 25 सीटें लोगों ने जिता के भेजा था। किस लिए भेजा था जम्मू वालों ने? इसलिए भेजा था कि ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन दूर करेंगे। लेकिन ये जम्मू के लोग नहीं बात करते हैं, ये पीडीपी भी शामिल है। मैं आपको क्या कहता हूँ, फिर आप फिर पीडीपी पे चढ़ते सर, हैं। आप मैंने PDP कहा से बात नहीं, कर रहे सुनिए, मैंने कहा ना, मैं जब कहता हूँ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैं आपकी जब ये बात करता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करता हूँ। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से अपील करूँगा कि आप पीडीपी पे मत अटैक करिए। अगर आप भी जम्मू से बिलोंग करते हैं रमन जी, आप जम्मू की हित की बात करिए, आप पार्टियों में मत बांटिए इसे। आप जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव बीजेपी के टाइम में ज़्यादा हुआ है। जो एक डर होता था कि भाई हम यहाँ भेदभाव करेंगे, पुटश होगी, वो पुटश भी जम्मू में इन्होंने ख़त्म कर दिया अब। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसी मैं कई एग्जाम्पलें कोट कर सकता हूँ जो आज सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है, चाहे वो फंडिंग अलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, चाहे वो रोजगार है, आज भी आप देखें जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए जम्मू के आधार पर क्या जम्मू में कोई डिक्लेरेशन बन सकता है और क्या पीडीपी उसका पार्ट होगी? नहीं, मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने कहा डिक्लेरेशन को बोलिए ना, मैं जम्मू की आवाम से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपके चैनल के से, आपके माध्यम से मैं जम्मू के वोटरों से अपील करता हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठिए, आप अंधे वक्त मत बनिए। आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी। आज तो आप टाइम अपना निकाल लेंगे, लेकिन आने वाली नस्लें, जब यहाँ पे भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, ये वो स्टेट है जहाँ शेर और बकरी ने, और ख़ासकर जम्मू वो है जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया हुआ है। हम वही चाहते हैं कि शेर और बकरी यहाँ गड्ढा पानी पिए। हम सारी कौमों को, सारे मज़हबों को साथ लेके, जो जम्मू सूबे के साथ, चाहे जम्मू का हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन, जो भी है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है उस डिसीजन के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो जम्मू की आवाम का है। और जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लीडर खुद सुधर जाएंगे। वरना ये पहले सुनिए, ये लोग जो आज अगर लीडर खुद सुधर जाएंगे, अगर आवाम इकट्ठी हो गई तो लीडर खुद सुधर जाएंगे, क्योंकि लीडरों को पता है कि हमें वोट तो मिल जाएगा, लोगों ने वोट डालना ही डालना है, चाहे किसी के नाम डालें या किसी के नाम डालें। जब ये फंडा लीडरों के दिमाग से ख़त्म होगा कि आवाम इकट्ठी हो गई है बिना जात, मरादरी, मजहब, फ़िरका परस्ती के, ये खुद अपने आप को ठीक करेंगे। उसके बाद लीडर किसी को कौन बनाता है? पब्लिक बनाती है, और पब्लिक इकट्ठी होनी चाहिए। मैं पब्लिक से अपील करता हूँ, और खासकर नौजवानों से कह रहा हूँ कि आज आप जो बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दिल से आप अपनी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। तो इसी दिल से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस बीजेपी को आज आप कोस रहे हैं, क्या उसी बीजेपी के साथ गठबंधन करना आपकी सबसे बड़ी भूल थी? नहीं, ये मेरे लीडर का फैसला था। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया था। इसमें मैं लीडर के फैसले को गलत कह ही नहीं सकता। और मुफ्ती साहब ने बड़ा सोच के फैसला दिया था, क्योंकि हिंदुओं का मैंडेट बीजेपी के पास था, मुसलमानों का मैंडेट जो है वो पीडीपी के पास था। और अगर हम मुफ्ती साहब किसी और अलायंस में जाते तो खाली मुसलमानों की सरकार बननी थी, हिंदू उसमें कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के नहीं आया था, वो बीजेपी में ही जीत के आया था। तो एक कहीं ना कहीं हिंदुओं ने अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करना था। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला, मैंने कहा ना, मुफ्ती साहब बहुत बड़ा सेकुलर लीडर था, और अगर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बना तो सोच समझ के बनाए गए थे, ऐसे नहीं बनाए गए थे। तो मुफ्ती साहब का ये विज़न, ये सोच करके हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, विज़न थी, उस सोच को उन्होंने सोचा कि शायद इनकी सोच भी, जो आज बीजेपी है, इनकी सोच भी वही होगी। साहब के बाद जब दूसरी टर्म बनी सरकार की, महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर बनी, तो फिर वही गलती हुई? नहीं, मैंने गलती नहीं है। हमने मुफ्ती साहब महबूबा जी ने भी, आपने सुना होगा कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों में कहा कि मैंने अपने बाप का जो फैसला था उसको मैंने तोड़ा नहीं, मैंने उसको निभाया है। आगे इन्होंने उसको चलाया, बीजेपी वालों ने चलाया नहीं चलाया, वो इनकी है, वो इनको सवाल आप पूछिए। लेकिन महबूबा जी ने ईमानदारी से जो मुफ्ती साहब का फैसला था उसको आगे बढ़ाया, बट वो नहीं निभ सका, वो अलग बात है। बदकिस्मती है इस रियासत की, और सबसे बड़ी बदकिस्मती इस रियासत की ये रही कि मुफ्ती साहब को ये पूरा टेनवर नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। अगर उनकी डेथ ना होती तो मैं दावे से कहता हूँ, रमन जी मेरी बात याद रखना, अब तो खैर चले गए, मैं क्या बात याद रखोगे, लेकिन ना ये स्टेट टूटनी थी, ना ये 370 टूटना था, ना ये सरकार टूटनी थी। पूछ रहा था कि अगर ये सरकार नहीं बनती बीजेपी और पीडीपी की, तो आज माहौल कुछ और होता, और ना ही धारा 370 टूटी होती, ना ही 35A हटा होता। मैंने वही कहा ना कि मुफ्ती साहब जिंदा होते तो बड़े हालात कुछ और होने थे। तो इसलिए अब नहीं, अब मुफ्ती साहब भी नहीं रहे, सरकार भी नहीं रही, अब तो स्टेट ही नहीं रही, अब तो 370 नहीं रहा, तो अब तो अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा दिल्ली की सरकार को कि पॉलिटिकल लोगों को स्पेस दीजिए जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, अपोजिशन को पूरा स्पेस दीजिए, लोगों को सुनिए। ये अफसरशाही जो है आपको गुमराह कर रही है, ये अफसर सच्चाई आप तक नहीं ला रहे।
बाकी आप कहें कि आप जो कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात, आपकी डेवलपमेंट सारी फेलियर है। आपकी जो सिलेंडर हैं उनका भी फेलियर है। आपके सिलेंडर कितने महंगे हो गए हैं आज। आपकी जो गोल्डन हेल्थ कार्ड जो आप कहते हैं हमने दिया है वो भी आपका फेलियर है। आप जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की भीख दे रहे हो वो भी फेलियर है। आपकी कोई भी स्कीम जो है ज़मीन में आप जो कहते हो मैंने मकान हमने बना दिए, आइए मेरे साथ चलिए, मैं कितने आज भी गरीबों के मकान दिखा सकता हूँ जो आज भी कच्चे हैं बेचारों के। मैं कितने आपको लोगों के घर दिखा सकता हूँ जहाँ आज भी टॉयलेट नहीं बने। लेकिन बाकी इंसान हूँ, इंसान जब कोई गलत चीज़ देखता है अपनी आंखों के सामने होते हुए तो बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा इसलिए आता है। ऐसे तो हमें कोई दौरा तो नहीं पड़ता, लेकिन जो गलत करेगा उसके लिए फिर हम भी गलत हैं, जब सही करेगा तो उसके लिए हम भी सही हैं। तो इसलिए गलत बात नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसके चाहे वो उसके लिए कोई भी हद तक जाना पड़ेगा वो हम जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपके लास्ट में आपके चैनल से मैं जम्मू के नौजवानों से अपील करूँगा कि वक्त आ गया है कि इकट्ठे हो जाओ, वरना जो 75 साल से आपने डिस्क्रिमिनेशन देखी, हमारे बुज़ुर्गों ने देखी, ये नस्लों दर नस्ल चलेगी अगर हम इकट्ठे नहीं हुए। कभी हम दिल्ली वालों ने हमेशा जम्मू को एट ग्रांटेड लिया है, जम्मू के हमारे बुज़ुर्गों को भी बेचा और आज हमें भी बेच रहे हैं। और ये जम्मू की पॉलिसी आज की गवर्नमेंट की नहीं, हमेशा जो भी सरकारें आई हैं उनकी ये पॉलिसी रही कि जम्मू के लोगों को सिर्फ इनको दिलासे दो लेकिन फ़ायदा कहीं और दो। तो ये चलने वाला नहीं। और मैं अपील करूंगा जम्मू के नौजवानों से, इकट्ठे हो जाओ, एक मुट्ठ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठो। ये अंधे भक्त मत बनो, देशभक्त बनो। और देशभक्त बन के इस देश को जो अगर जोड़ना है तो सारी कौमों सारे मजहबों को जोड़ के अपना एक आंदोलन खड़ा करो, तभी आपको रोजी रोटी मकान तभी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। तो ये थे सुरेंद्र चौधरी साहब जिन्होंने साफ तौर पर बड़ी ही बेबाकी के साथ मेरे हर सवाल का जवाब दिया और जम्मू के युवाओं से भी अपील की कि अब एकजुट हो जाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि अगर एकजुट नहीं हुए तो जम्मू के साथ जो लगातार भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो चलता आ रहा है वो आने वाले नस्लों तक जो है वो चलता रहेगा। और बीजेपी की सरकार भी जो है जम्मू कश्मीर में जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रही है वो भी जम्मू की जनता के साथ लगातार भेदभाव ही कर रही है। बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।